नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज से हम एक स्पेशल सीरीज लेके आ चुके हैं एच सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज। तो ये वीडियो उन सारे बच्चों को बेनिफिट करेगा जो जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिजिक्स रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो नेचुरली आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो इसमें हमें पहली चीज जो पूछी गई है वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, ये डायमेंशन एनालिसिस की एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फॉर्मूला आपको दे दिया गया एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें मुझे क्या करना है कि जी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। सो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होता है। अगर वो डायमेंशन दोनों साइड अगर इक्वल हुआ तो फॉर्मूला वैलिड करता है। ठीक है। सो यहाँ पे अब पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें जी का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये फोर्स है so force is mass multiplied by acceleration, so this is mass multiplied by acceleration and that is again g m1 m2 अपॉन r square। और यहाँ पे m1 m2 मास है, r डिस्टेंस है और m अगेन मास है। so what is the dimension of mass? मास का डायमेंशन होता है जनरली m raised to 1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t रेज टू -1 और टाइम का भी डायमेंशन आ जाएगा तो L1 t-2 that is equal to g mass again this is m raised to 1 again mass m raised to 1 divided by ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस हो गया L raised to 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर और सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन बनेगा वो होगा m रेज टू 1 l रेज टू 1 t रेज टू -2 मल्टीप्लाई बाय ये जो लोअर डायमेंशन है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो दैट विल बी l रेज टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू g यहाँ पे हो जाएगा m रेज टू 2। ठीक है। तो अभी g हमें चाहिए, डायमेंशन ऑफ g चाहिए तो g इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा m रेज टू 1 L1 यहाँ पे है, L2 यहाँ पे है तो पावर ऐड हो जाएगा तो L रेज टू 3 और T रेज टू -2। अब ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड पे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा सो इट विल बी m रेज टू 2। इसको और क्लोजली अगर इसको मॉनिटर करें तो सेम डायमेंशन यहाँ पे देखो m रेज टू 1 है, m रेज टू 2 है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बी g इक्वल टू m रेज टू 1 -2 L raised to 3 and T raised to -2। तो G का जो डायमेंशन बनता है हमारा वो रहेगा m raised to -1 L raised to 3 and T raised to -2। तो ये हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। ठीक है, पहला पार्ट इज डन। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? यू नीड टू फाइंड द सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है तो सेकेंड पार्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू रो जी आर एच
बाई 2। क्लियर है? अब रो यहाँ पे डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r यहाँ पे डिस्टेंस, h भी आपको हाइट मींस डिस्टेंस का डायमेंशन आएगा। तो सरफेस टेंशन का हमें डायमेंशन चाहिए, तो राइट हैंड साइड में अगर हम मेजर करें तो फोकसिंग ऑन राइट हैंड साइड, सो वी हैव डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर एक तरीके से एक्सेलरेशन का हमें डायमेंशन चाहिए मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो r इज अ डिस्टेंस, तो अगेन डिस्टेंस का डायमेंशन हमें चाहिए, मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्टेंस का डायमेंशन हमें चाहिए, और डिवाइडेड बाय नथिंग, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है बेटा, ये क्रॉस मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है? कांस्टेंट का ये कोई जो नंबर्स है इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मास का डायमेंशन होगा यहाँ पे m⁻⁴ और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है l⁻³ मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन होता है, अगेन हमने यहाँ पे निकाला ही था, l1t⁻⁻2 और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l⁻⁴ और अगेन डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l⁻⁴। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला बन रहा है m⁻⁴ l⁻⁴, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 दैट इज l⁻³ t⁻⁻2 डिवाइडेड बाई l⁻3। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आई गॉट m⁻⁴ l⁻�0 t⁻⁻2। क्लियर? तो मेरा जो डायमेंशन बन रहा है वो बन रहा है m⁻⁴ t⁻⁻2। So this is the dimension of surface tension. ठीक है? डेंसिटी का डायमेंशन होता है रो जी एच, आई एम सॉरी, डेंसिटी का डायमेंशन है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इज m, वॉल्यूम इज l³, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज l1t⁻⁻2, r इज डिस्टेंस एंड h इज आल्सो डिस्टेंस, l2 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली अगर मॉनिटर करो तो सेम डायमेंशन यहाँ पे m1 रहेगा, और L1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे भी L1 है, तो l⁻³ आ जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम था ऑलरेडी, तो वॉल्यूम का तो होता है l³, तो l³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें डायमेंशन मिल गया किसका, सरफेस टेंशन का, राइट। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में हमें थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पूछा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का पास हमारे पास एक्सप्रेशन है Q = K A θ2 - θ1 मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई D। अब देखो यहाँ पे एक एक क्वांटिटी अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे Q है वो एनर्जी रिप्रेजेंट करता, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, A जो है वो आपको करंट रिप्रेजेंट करता है, थीटा आपको टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, T आपका टाइम रिप्रेजेंट करता है, और D आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सो Q = K θ2 - θ1 T by D। तो इंडिविजुअली अगर हम इस चीज को हम कैलकुलेट करें डायमेंशन फॉर्मूला, तो क्या आएगा, सॉरी दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया नॉट करंट, दिस इज एरिया। सो K हमें चाहिए, तो पहले हम सिस्टम को ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को एक साइड अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, राइट, Q मल्टीप्लाई बाई D डिवाइडेड बाई A डिवाइडेड बाई θ2 - θ1
डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू के। बस और कुछ तो बचा नहीं। अब जो भी डायमेंशन है आपको इंडिविजुअली फाइंड करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे एनर्जी है, मैं वन बाय वन लिखता हूँ। एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का जो डायमेंशन होगा विच इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही आपका एनर्जी का डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन है L1 T रेज टू -2 और m1 मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो L रेज टू 1 होती है। तो अगर एनर्जी का डायमेंशन अगर मुझे चाहिए हो जाएगा m1 L2 T रेज टू -2। क्लियर है? उसी तरीके से एरिया के बारे में बात करूँ तो एरिया जो है उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? एरिया इज एल स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल एल स्क्वायर विल बी द डायमेंशन फॉर द एरिया। थीटा मतलब ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है बेटा? टी। ठीक है, टी। ओके वेट, टी हम नहीं लेंगे, टी तो हम तो टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई विल यूज के। के इज अ डायमेंशन फॉर दिस। क्लियर? के रेज टू 1। और दूसरा बचा हमारा टी विच इज योर टाइम। तो टाइम का तो हमारे पास डायमेंशन है टी रेज टू 1। अब ये सारे डायमेंशन एक जगह पे हम कलेक्टिवली लिखेंगे और इसको चीजों को सॉल्व कर देंगे। तो आई हैव दिस एनर्जी की जगह पे आएगा m रेज टू 1 l रेज टू 2 t रेज टू -2 multiply by d, d is a distance which is l raised to 1 divided by अब area l raised to 2 and the temperature k raised to 1 and time t raised to 1. This is a dimension of k. अब इस क्लोजली अगर चीजों को सॉल्व करें तो क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे m1 है, सिंगल टर्म है तो इट विल बी m raised to 1। L के टर्म में देखो तो यहाँ पे L2 है, डिनोमिनेटर में भी L2 है, और यहाँ पे एक L1 बचा हुआ है तो L2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो L left only L1, so I'll write L raised to 1। और दूसरा है t रेज टू -2, यहाँ पे भी 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा t रेज टू -3। और एक हो गया हमारा केल्विन, k रेज टू -1। आई थिंक दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। We are done. m1 l1 t raised to -3 k raised to -1. So we are done with the thermoconductivity, surface tension and universal gravitational constant. अब हमें सॉल्व करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। ये फॉर्मूला हम एक बार ध्यान से फोकस करते हैं, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। सो डायमेंशन फॉर्मूला, बिफोर दैट आई हैव टू राइट फॉर्मूला F इज इक्वल टू ईटा A v2 minus v1 by x2 minus x1, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है v2 minus v1 by x2 minus x1। दिस इज योर डेटा विच इज गिवन। तो अभी मैं पहले वन बाय वन चीजें बता देता हूँ, यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस F इज स्टैंड फॉर फोर्स, दिस इज कोफिशिएंट जो हमें फाइंड करना है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर वेलोसिटी, और ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो सबसे पहले सारे एक्सप्रेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड मतलब ये मल्टीप्लाई बाय v2 माइनस v1। तो अभी यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो फोर्स का जो डायमेंशन होती है वो क्या होगा? अभी लास्ट टाइम अभी हमने निकाला था मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t रेज टू -2, और x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है उसका डायमेंशन क्या होता है? l रेज टू 1। ऐसा मत समझना कि l रेज टू 1 माइनस l रेज टू 1 विच विल बी 0, ऐसा नहीं होता, इसको हम कॉमन लेके चलते हैं। ठीक है, v2 माइनस v1, अगेन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1 t रेज टू -1, और a इज योर एरिया जिसका डायमेंशन होगा l रेज टू 2। तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ईटा की वैल्यू बन जाएगी ईटा इक्वल्स टू फोर्स इज m1 l1 t रेज टू -2
and distance is L raised to 1 divided by area is L raised to 2 and velocity is L raised to 1 t raised to minus 1. जो कॉमन टर्म है उसको हम अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इटा इक्वल्स टू m raised to 1, न्यूमरेटर में हो जाएगा L raised to 2 t raised to minus 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा L raised to 3 and t raised to minus 1. So eta is equal to m raised to 1 L raised to 2 minus 3 और t raised to minus 2 plus 1. So eta equals to m raised to 1 L raised to minus 1 t raised to minus 1. This is your dimensional formula of coefficient of viscosity. I hope this part is clear. चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब हमें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस. तो हम वन बाय वन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. तो पहले देखो चार्ज है, तो चार्ज के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है Q इक्वल्स टू आई टी. क्लियर. अब ये फंडामेंटल है कि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा एम्पियर multiply by time. So dimensional formula is ampere raised to 1 and time raised to 1. This is the dimensional formula for charge. Clear? Okay, next. Second part. Second part में हमें क्या दिया बेटा? इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. Okay, second part में हमें potential find करना है. Potential is work done to bring a charge from infinity to the given equation. पर यहाँ पे हमें expression हमें दिया हुआ है इस टर्म में U is equal to VIT. Okay. यहाँ पे U जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है और ये U जो है दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, V इज योर पोटेंशियल, I इज करंट एंड T इज टाइम. ठीक है. तो एनर्जी का तो डायमेंशन फॉर्मूला नेचुरली वही होगा जो हमने यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है. एनर्जी का डायमेंशन क्या फॉर्मूला होता है? m1 L2 T रेज टू माइनस 2. तो एनर्जी का डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा. m1 L2 T raised to minus 2 पोटेंशियल एनर्जी. अब चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, कोई भी वेराइटी ऑफ एनर्जी हो, डायमेंशन फॉर्मूला विल रिमेन सेम. दैट इज इक्वल टू V, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है. करंट इज A raised to 1 एंड टाइम इज T raised to 1. तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा m raised to 1 L raised to 2 T raised to minus 2 divided by A raised to 1 T raised to 1. इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आएगा V equals to m raised to 1 L raised to 2 and T raised to minus 2 minus 1 A raised to minus 1. तो V equals to हो जाएगा m raised to 1 L raised to 2 T raised to minus 3 A raised to 1. So this is our final answer of पोटेंशियल का डायमेंशन जो हमने फाइंड कर लिया. ठीक है. दिस इज 3 minus 3. क्लियर. इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला. सो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग अगेन यहाँ पे ध्यान देंगे कि Q इक्वल्स टू CV. तो C इक्वल्स टू Q बाई V. तो चार्ज का डायमेंशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, A raised to 1 and T raised to 1. पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, m raised to 1 L raised to 2 T raised to minus 3 A raised to 1. तो इसको सॉल्व करने पे फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो बन रहा है C इक्वल्स टू m raised to minus 1 L raised to minus 2 T raised to 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 और
e रेज टू 1 - 1। क्लियर? तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो होगा m रेज टू -1, l रेज टू -2, t रेज टू 4, e रेज टू 0 तो कोई यूज नहीं है। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस का डायमेंशन। क्लियर? उसके बाद हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल्स टू आई आर। तो हमें R का डायमेंशन फाइंड करना है। पोटेंशियल का डायमेंशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। R इज इक्वल टू V बाई आई। और V का डायमेंशन क्या है बेटा? m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -3, a रेज टू 1 डिवाइडेड बाई करंट का डायमेंशन होता है a रेज टू 1। तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन हमारा बनेगा वो होगा m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -3 और एम्पियर एम्पियर तो कैंसिल हो जाएगा। So this is the dimension of resistance. Clear? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो क्लास है जिसमें हमें देखना है कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन कैसे की जाती है। तो जनरली यहाँ पे ये मैं बता ही देता हूँ अभी कि 1 जूल मतलब क्या होता है। 1 जूल इज एसआई यूनिट एंड 1 अर्ग, दिस इज योर एसआई यूनिट, and 1 arc, this is your CGS unit. Joule मतलब will be SI unit means in terms of मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड के टर्म्स में बात करेंगे, और अर्ग इन द टर्म्स ऑफ सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के टर्म्स में बात करेंगे। तो देखो 1 जूल मतलब हो गया एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा? मतलब अगर एनर्जी देखें, एनर्जी मीन्स वर्क डन। वर्क डन मतलब हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डायमेंशन वही होता है। मतलब फोर्स हो गया, द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ एमकेएस के टर्म्स में मुझे देखना है, although न्यूटन इज आल्सो ऐसा यूनिट, बट और प्रिसाइसली देखूं तो न्यूटन इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हो जाएगा 1 किलोग्राम, और दिस इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर multiply by meter. So this will be 1 kilogram meter square by second square. This is the unit of joule in terms of MKS. I mean this SI unit. SI unit में किस तरीके से लिखोगे? ठीक है। अब वही चीज अगर मुझे 1 अर्ग में लिखना है तो अर्ग में कैसे लिखेंगे? जितने भी SI यूनिट है उसको मुझे CGS यूनिट है उसको इस फॉर्म में लिखना है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर के टर्म में लिखना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इन चीज़ों को एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बिकॉज मुझे चाहिए क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो 1 जूल that is J divided by 1 arc is equal to 1 kilogram by 1 gram multiply by meter square by centimeter square। ठीक है। सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर तो एनीवे कैंसिल हो जाएगा, और एसआई यूनिट में लिखो या फिर सीजीएस यूनिट में लिखो वो तो सेम ही रहने वाला है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। अब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो 10⁻³ आया, और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन मिल रहा है 10⁻7 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट, जहाँ पे मैं अर्ग और जूल के बीच का रिलेशन बता सकता हूँ। I hope this part is clear.
अब आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये जो 3 जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लैरिटी अगर आपकी अच्छे से बिल्ड हो गई है इन तीनों क्वेश्चन में, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।